हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग क्लास 10 का जो मैथ का हम लोग का क्लास चला था उसका ये पार्ट 5 है। इसमें जो है कि पिछला जो 4 को जो पार्ट आया है उसमें ये चैप्टर 1 का हम लोग बेसिक कवर कर चुके थे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज जो है आज हम लोग करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 को इसमें इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, इसके जो है इसके बेसिक के साथ साथ 1.2 का कुछ बेसिक है। ठीक, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम बताएंगे आपको। और उसके साथ साथ 1.2 में जितना क्वेश्चन दिया है उस सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद देते हैं। इनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और एक जो है कि आप लोग के लिए यहाँ मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है कि उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर। उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर, एक दिन अपनी अलग ही पहचान बनाएंगे। सही बात है। यदि आप मेहनत करते हैं तो ये उम्मीद नहीं, ठीक, आपको खुद पर यकीन होगा, ठीक, कि आप एक दिन 450 प्लस नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और जो है कि आप देखे होंगे, ठीक, कि आपके जो बड़े भाई बहन जो हैं जिनका इस बार रिजल्ट आया है तो बहुत से बच्चे जो है ना कि 450 प्लस नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। इतना अगर मेहनत करते हैं, ठीक, तो आपका भी जो है कि एक अलग पहचान आपका भी बनेगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, हम लोग का चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसका जो है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसमें आज का हम लोग का पहला टॉपिक यही है कि हम लोग को ये समझ लेना है कि ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक बार और देखिए। कह रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल समझिए। जैसे ये 8 है। 8 क्या है बाबू? 8 एक भाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य संख्या। आपको बेसिक में सभी संख्याओं को पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि वो क्लास आप नहीं किए होंगे तो जाके प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसका पार्ट 1 जरूर कीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये दोनों पार्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो 8 भाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ, तो ये 8 का हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए, यदि नहीं आता है ऐसे तो ऐसे करके ऐसे कर लेना है। 2 से काट देंगे 4 बार में, फिर 2 से इसमें भाग जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड 3 को 2 आता है। ठीक है, और 2 क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वही लिखा था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, ये अभाज्य संख्या तो आ गया। ठीक है, अब इसी को यदि हम लोग चाहें तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, यहां 2 के पावर 3 लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3 लिखने का मतलब चला यही हुआ कि 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 कितना बार है? 3 बार है। 2 कितना बार है? 3 बार है। ठीक है, हाँ, तो कोई भी भाज्य संख्या दिया हो, कोई भी भाज्य संख्या बाबू दिया हो तो उस भाज्य संख्या को ऐसे हम अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 दिया है। 10 क्या है? भाज्य संख्या है। अब 10 का यदि हम गुणनखंड निकालें ऐसे करके तो 2 गुणे 5 आएगा ना। ये 2 गुणे 5 क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है।
ठीक है। हाँ, अब घात इसमें कहां से आएगा, ये इकलौते को है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे एक लग जाएगा, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, एक लगाइए या ना लगाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, 2 के पावर 1 लिखा है इसका मतलब 2 एक ही बार है, या 5 के पावर 1 लिखा है इसका मतलब 5 एक ही बार है। समझ में आ रहा है? ठीक, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक, समझ में आ गया। यहां इसका थ्योरी लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है। देखिए अब आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको पूरा ध्यान से इस चीज को समझना है ना। हाँ, एकदम पूरा जो फोकस है ना वो इसी तरफ करके रखना है। ठीक है। हाँ, इसलिए कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं, और ये चीज यदि आपको आता है तो आप यकीन मानिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक आप 2 से 4 मार्क्स का आप काम कर दिए। ठीक, अगर ये चीज आप सीख गए अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए तो ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, हाँ, तो देखते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन कि 26 और 91 का हमें क्या निकालना है बाबू, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए पहली संख्या हम लोग का 26 है, 26 हम लोग लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 13 और ये 13 से हो जाएगा एक बार में। ठीक है, अब 91 लेते हैं। 91 किससे कटेगा बाबू, किससे कटेगा ना, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा, है ना। यानी 91 में 7 से भाग लगेगा तो कितना बार में कटेगा, 13 से 91 होता है ना, तो ये हो गया 13 एकम 13। अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग का जो आया वो आया 2 गुणे 13। ठीक है, ये 26 का है, और 91 का जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 7 गुणे 13। ठीक है, एक आ गया हम लोग का 26 का आ गया 2 गुणे 13 और 91 का आ गया क्या 7 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए समझिए, एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ के लिए होता है कि जो दो को संख्या जो दिया है ना, ये दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले, चला दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसमें कॉमन क्या है, बस समझ में आ रहा है। दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले है ना, उसी में कॉमन संख्या क्या है, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इन दोनों का भाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या कौन है, 13 है। 13 दोनों में आ रहा है, 26 के भी अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड में कौन सी आ रहा है, 13 आ रहा है। इसीलिए इसका एचसीएफ होगा, चला क्या होगा, 13 होगा। बोलिए समझ में आया, जबरदस्त था कि नहीं था। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए यही चीज ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो चीज कॉमन मिल जाए, जो संख्या हमें कॉमन मिल जाए, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एलसीएम पे चलते हैं। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। अब देखिए एलसीएम में होता यह है ना कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये 13 दोनों में था। ठीक है, 13 कॉमन था तो 13 हम लोग लिख लिए, फिर गुणा दीजिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है ना उसको अगर लिख लीजिए, तो इसमें 2 है और इसमें कौन सी है, 7 है। बात समझ में है, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए और बाकी जो कॉमन नहीं है ना उस स्वगरु को लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद इसी का गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कीजिए तो कितना जाएगा,
ये 13 दूनी 26 हो जाएगा ना, तो 13 दूनी 26, तो 7 छक्के 42 और 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया था? 13 आ गया था। बोलिए, समझ में आया? आगे बात समझ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, हाँ चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। 510 और 92 है, इसमें खाली पेज है? नहीं, खाली पेज नहीं है, तो हमें यहीं पे करना होगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, बाकी आप बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, हाँ, हम लोग का क्वेश्चन सेकेंड नंबर यही है बाबू कि 510 और कितना है, और है 92। ठीक है, अब देखिए इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे इसको किया वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसको देखिए, इसको जब करेंगे बाबू तो 510 लिख लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा? 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 2 5 10। ये तो छोटे छोटे बच्चों वाला बात है, ये तो आप कर ही लेंगे। और 5 2 7 5 12 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 5 15 और सीधे 5 से कटेगा तो 17 5 85 होगा और 17 एकम 17 होगा। ठीक है, इसका कर लीजिए 92 का। 92 यानी 92 किससे कटेगा? पहले 2 से कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 और फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 23 किससे कटेगा? 23 से ही कटेगा। ठीक है क्या? हाँ, ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे यहां 3 फिर गुणे फिर 5 है और फिर क्या है बाबू? फिर है 17। ठीक, और फिर 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आ गया 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे फिर आ गया 23। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या निकालना है? इसमें क्या निकालना है बाबू बताइए तो? इसमें क्या निकालना था हम लोग को? इसमें हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। कहां निकालते हैं? यहीं पे निकाल देते हैं, यहां पे, यहां देखिए, इतना ही देखिए। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना है इसका। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो अभी आपको बताए थे कि बाबू एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में देख लीजिए कि कॉमन क्या है। दोनों में जो कॉमन होगा ना, जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो दोनों में कॉमन दिख रहा है कि 2, और देखिए यहां 2 है और यहां भी 2 है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही कॉमन है, बाकी है 3 5 17 इसमें है ही नहीं। इसमें 3 5 17 है कहीं नहीं है। इसमें 2 और 23 है, इसमें कहीं 2 और 23 है। ये वाला 2 इसके साथ चला गया, एक के साथ एक ही को कॉमन होता है ना। यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाला में भी 2 होता ना, तब ये भी कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर एक ही 2 है, इसी वजह से एक ही दो लिए इसमें से। ठीक है, हाँ, तो 2 कॉमन हुआ है ना, तो एचसीएफ बताइए क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा चला 2। बात समझ में आया? अब एलसीएफ पे चलते हैं। तो एलसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएफ कैसे निकालते हैं बताइए? एलसीएफ के लिए बताया कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, अब बाकी जितने में बच गया ना उस 100 के लिख लीजिए। ठीक है, तो लाइन से लिखिए 3 5 17 लिख लेते हैं, 3 5 17 और नीचे वाला में क्या क्या बच गया है? 2 और 23, 2 गुणे 23। ठीक है, तो इन सबका गुणा करेंगे और इन सबका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। अब बताइए ये गुणा आप कर लेंगे? अरे इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर लेंगे ना? बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, अब बाकी जितना कॉमन नहीं है ना उस 100 के गुणा में लिख लीजिए। ठीक, आज 100 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ठीक एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है
कि 30, 72 एवं 432 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम दिया है, ठीक है। इसमें 3 वो संख्या दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 30 है, 30 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 72 है, 72 का निकालेंगे। 432 है, 432 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद जो तीनों में कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए तीनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख लेंगे, अब बाकी जितना कॉमन नहीं था उस सगरी के लाइन से लेके गुणा कर लेंगे, काम खत्म। समझ में आया? चलिए करके दिखा दें इसमें। देखिए तो 30 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, और 15 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और 5 तो 5 से कटेगा। यहां देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। इसको काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 8 16, ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3, इतना बार कटाइए, ठीक है। हाँ चलिए अब लिख लीजिए लाइन से सबको। 30 का भाज्य गुणनखंड लिखिए। 30 का भाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 72 का लिख लीजिए, कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। फिर 432 का लिख लीजिए। 432 का कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे, कब 2 है? 4 को है ना, 2 को, ये 3 को हो गया, ये 4 को हो गया। फिर 3 कब है? 3 को है, 1 2 3, ठीक। चलिए तो ये इसका भाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। अब हमें क्या लिखना है? यदि आप चाहे, ठीक है, तो देखिए यहां पे 2 कब है बाबू? 4 को है, तो 1 और 2 लिख के पावर में 4 लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां 3 कब है? 3 को है ना, तो 1 और 3 लिख के पावर में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग को निकालना है बाबू HCF। क्या निकालना है? चला HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है? हमें यह देखना होता है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक। हाँ तो देखिए सबसे पहले तो ये तीनों में 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है ना, ये तीनों में 2 दिख रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कॉमन है बाबू? तो देखिए ये 3 कॉमन है, ठीक है। तीनों में 3 दिख रहा है, तीनों में 2 था, तीनों में 3 है, ठीक। और कुछ कॉमन है? इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक। हाँ देखिए इसमें 1 और 3 और है, इसमें भी 3 है, तो 2 को में से कॉमन नहीं करना है, ठीक। इसलिए कि ये 3 को संख्या वाला क्वेश्चन दिया है ना, 3 को संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकाल के HCF और LCM निकालना है ना, तो हम 2 को में से कॉमन नहीं कर सकते हैं, ठीक। कोई भी संख्या यदि हम कॉमन कर रहे हैं ना, तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तीनों में मिलेगा तभी कॉमन करेंगे, तीनों में नहीं मिलेगा तो कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, यानी एगो 2 कॉमन हो गया और एगो कौन कॉमन हो गया बाबू? एगो हो गया 3, तो दोनों का गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर। तो HCF कितना हो गया? HCF हो गया 6, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके LCM का। तो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM के लिए आपको पता है जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए। तो 2 कॉमन था, फिर 3 कॉमन था, ये दोनों को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन नहीं था उस सगरी का लाइन से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सी बच गया है? इसमें बच गया 5, ठीक। फिर इसमें कौन सी बचा है? इसमें 2 को 2 बचा है, ठीक। फिर यहां पे 3 बचा है, ये 3 को भी लिख लीजिए। फिर इसमें कौन सी बचा है? इसमें 3 को 2 बचा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 2 हो गया, और फिर यहां 2 को 3 बचा है, तो 2 को ये हो गया 3। इस सब का गुणा कर लेंगे, और सबका गुणा करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबका गुणा कीजिए लाइन से, 2 3 6, 2 3 6, 6 5 कितना हो जाएगा? 30, 2 3 6 5 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 3
360 होता है और 360 दूनी 720 होता है। ठीक, 720 दूनी, ठीक है, 720 आ गया। अब ये 4 को बच गया, 4 को गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 के 12, 12 के 36, इसमें 36 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 7 42 से 43, इससे कर लीजिए 0, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक, 0 हो गया, 2 हो गया, ये 6 3 9 हो गया, 4 1 5 और ये 2 हो गया, यानी 25 920, 25 920 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये था, ये एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से दिए हुए हैं कि 30 72 एवं 432 का अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाकी ये समझोगे, समझ में आया ना कि कोई भी संख्या दे, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम पूछे, 3 को का पूछे, 4 को का पूछे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सबका अभाज्य गुणनफल निकाल लीजिए, निकालने के बाद सगरु में जो कॉमन आता है ना वो एचसीएफ हो जाएगा, और सगरु में जो कॉमन आता है उसको लिखने के बाद जो कॉमन नहीं है उस सगरी के लिख के गुणा कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाँ यहां से हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 यहां शुरू हो गया। ठीक है, हाँ बेसिक में इतना ही था। ठीक, यहां से हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 यहां शुरू हो रहा है, यानी एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ना एलसीएम निकालना है ना एचसीएफ निकालना है, हमें इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करके दिखा देना। देखिए कैसे, चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है बाबू, 140 है। ठीक है, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 30, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया बाबू 2 गुणे, फिर 2, फिर क्या है, फिर 5 है और फिर ये क्या है 7 है। ठीक, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। यहां पे 2 को है तो 2 के पावर 2 लगा लीजिए और यहां 5 के पावर 1 दे दीजिए और ये 7 भी 1 है तो यहां 1 दे दीजिए, यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। बोलिए समझ में आया? ठीक, खाली अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। चला ऐसा देखो, देखिए 156 है ना, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18 और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 के 9, फिर 13 एकम 13, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 2 बार है, 2 के पावर 2। ठीक है, और 3 एक ही है तो 3 का पावर 1 और 13 भी एक ही को है तो 13 का पावर 1 हो गया आंसर। बोलिए आ जाएगा, छोड़ दे सब, इसको और इसको। ठीक है, ये तीनों आप लोग घर पर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे क्या है, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, यहां पर है। हाँ ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करने के लिए, देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तथा इसकी जांच, एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए, अच्छा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। हमें यह सिद्ध कर देना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, और फॉर्मूला ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ।
ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कहीं इसको दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू में होता है HCF, गुणा में होता है LCM। ठीक है, HCF गुणा में कुछ होता है बाबू, LCM होता है। ठीक, इस फार्मूला को आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला है। ठीक है, हाँ, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे यही वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी पे है। ठीक, हमें इसको इस फार्मूला को इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं तो एलसीएम गुणे HCF आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग शुरू कर देते हैं इसको। इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसी को देखते हैं पहले। 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। उसके बाद जब HCF और LCM निकल जाएगा ना, तब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और देखेंगे कि HCF गुणे LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो HCF और LCM निकालने के लिए अभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाए हम, उसी विधि से निकालेंगे, है ना, कोई भी दूसरा विधि नहीं लगाएंगे, उसी विधि से निकालेंगे। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और ये हो गया 13 एकम 13। ये किससे कटेगा, 9 एक 10, है ना, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21। ठीक है, और ये हो गया 13 एकम 13। ठीक है, अब देखिए 26 का भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13, और 91 का भाज्य गुणनखंड आ गया 7 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए इतना आने के बाद इसका जब हम HCF निकालेंगे, चला इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो है कि उभयनिष्ठ क्या है, हम किसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों में मिल क्या रहा है। ठीक है, तो 13 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम लोग 13 को कॉमन ले लेंगे, और 13 को जब कॉमन लिया है ना, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है बाबू, LCM निकालना है। ठीक है, और LCM जब निकालना है, LCM, ठीक, तो LCM के लिए बताए थे कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितना बच गया है ना उस 100 करके लिख लीजिए। तो ऊपर वाला में क्या बच गया, 2 बच गया, और नीचे वाला में क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 4 18, 182 है। ठीक, हम लोग का HCF आ गया 13 और LCM कितना आ गया बाबू, 182 आ गया। ठीक, अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। ठीक, अब जांच करना है तो हम लोग यहीं पे जांच लिख देते हैं। ठीक, हाँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग के पास स्पेस का थोड़ा सा कमी है, यहीं पर हम लोग जांच लिख लेते हैं। ठीक है, आप फार्मूला लिख लिया होगा, कहीं इसको दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए ये हो गया, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक, हाँ, जांच में क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू में होता है, चला HCF गुणे LCM। ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है बाबू, HCF गुणे LCM। ठीक है, चलिए तो दो संख्याएं हम लोग के पास कौन कौन सी है, तो एगो 26 है और एगो 91 है। तो 26 गुणा में क्या कर देंगे, 91 कर देंगे। ठीक है, अब इधर HCF गुणे LCM करना है, तो HCF कितना है हम लोग का, HCF है 13 और LCM कितना है 182 है। ठीक, इधर दोनों संख्याएं हो गई और इधर है HCF हो गया और ये LCM हो गया। ठीक, अब गुणा करते हैं, देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो 91 में 26 का गुणा करना है, 91 में 26 का गुणा कर लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 9 54 होता है ना, और ये 2 हो गया, और 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, और 1 1 2 23 66 आ गया। इन दोनों का गुणा क्या आ गया, 23 66 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 182 और 13 का,
तो 182 में यही कर लेते हैं, ठीक। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 13 बटे कितना होता है 104 होता है, 13 बटे 104, और ये हुआ था 13 दूनी 26, यानी कि 2 हासिल कितना हुआ 2 हुआ ना, और 13 बटे 104 तो 106 हो जाएगा, हासिल कितना 10, और 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस चीज को देखिए, ये साबित हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया प्रूफ। यहां लिख दीजिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। तो हम लोग को जो सत्यता की जो जांच करना था उसको कर दिए, दोनों इक्वल आ गया, हम लिख दिया प्रूफ, ठीक। यही क्वेश्चन में कहा था, यही कहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर दिए सिद्ध कर दिए, ठीक। इसी प्रकार से जैसे ये फर्स्ट नंबर बना है, इसी प्रकार से ये सेकंड बनेगा, इसी प्रकार से ये थर्ड बनेगा, आप इसको कर लेंगे। चलिए सेकंड नंबर बताते हैं 510 और 92, ठीक है। सेकंड नंबर है हम लोग का 510 और क्या है बाबू, और है 92, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 510 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा और 1 2 बचे 10, और फिर 2 बचे 10, ये 5 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24 और 3 बचे 15, अब कटेगा 5 से 17 बचे 85, और ये हो जाएगा 17 कम 17, ये 92 है ना, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 2 चौके 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, और 23 जो है 23 से ही कटता है, ठीक। तो देखिए 510 का भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, और 92 का आ गया 2 गुणे 23, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है, चला HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, इसमें हम लोग देख लेंगे कॉमन क्या है, ठीक। तो कॉमन हम लोग को ये 2 दिख रहा है कि ये 2 कॉमन है, अब इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब LCM का बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, लिखने के बाद लाइन से सबको लिख लीजिए, 3 5 17, 3 5 17, और फिर क्या कॉमन है, कॉमन नहीं, जो कॉमन नहीं है नीचे वाला में 2 और 23 है, ठीक है। तो 2 और 23 है, ठीक है, इस सबका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30, और 17 3 51, 510, ठीक। 510 दूनी कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा, 1020 में 23 से गुणा कर दें, 1020 में 23 से यदि हम गुणा कर दें कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2, तो ये 0 यहां 0 होगा ना, तब होगा, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 और ये 2, यानी कि 23 460, 23 460 आ गया हम लोग का, ठीक है। एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम कितना है बताइए, एलसीएम हम लोग आ गया 23 460, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को सत्यता की जांच करना है, क्या करना है, हम लोग करना है अब सत्यता की जांच, चलिए कर देते हैं हम लोग सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच है ना। अब देखिए, तो सत्यता की जांच में क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आई इक्वल टू में होता है HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, ठीक है। हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें लिखना है, तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, यहां पर देखिए, ये दोनों संख्या कौन कौन सी है, एगो 510 है और एगो 92 है, तो लिख लीजिए 510 गुणा में कौन सी लिख दीजिए 92, ठीक। फिर इक्वल टू HCF गुणे LCM लिखना है, HCF है 2 और LCM कितना है बाबू 23 460, ठीक। अब इन लोग का गुणा कर दीजिए,
510 में 92 गुणा कर लीजिए, कहां करते हैं, इस साइड कर देते हैं, ठीक। 510 में 92 से गुणा कर देते हैं, ठीक। ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 से करें 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0, ये 2 हो जाएगा 9, 5 एक 6 और ये 4, यानी 46,920 आया। ये कितना गया बाबू, 46,920 आया, ठीक है। हाँ, ये रफ कार्य है, ठीक। यहां पर गया 46,920, इसका गुणा कीजिए, तो 2 का गुणा कीजिए 0 में, 2 0 हो जाएगा, 2 छके 12, ये हो जाएगा 2 चौके 8 है 9, ये 2 तिहाई 6, ये 2 दूनी 40, है ना। इधर देखिए 46,920, इस साइड भी 46,920, यानी कि ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी कि इसको हम लोग सही साबित कर दिया। समझ में आया? बहुत आसान है, समझ रहे हैं, ठीक। हाँ, बात यही है कि थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मैथ का मतलब यही होता है ना कि सबसे आसान सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, जबकि हम देखे हैं बच्चों को, जैसे बहुत से बच्चे जो हैं कि इसको सीरियस लेके चलते हैं, तो वैसे सीरियस लेके नहीं चलना है आपको, ठीक है। हाँ, ध्यान से खाली आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते रहिए। तो देखिए, यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है हम लोग का, 1.2 चल रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड का फर्स्ट हम लोग कर लिए यहाँ पे, और सेकेंड कर लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हाँ, अब ये तीसरा बच गया है। अब आप बताइए, क्या तीसरा कराना जरूरी है? नहीं है ना, कर लेंगे, एकदम कर लेना है, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़ जाते हैं बाबू आगे। इसमें देख लेते हैं, ये हो गया। हाँ, ये भी वही क्वेश्चन है क्या? ये 1.2, ये 2, हाँ ये 3 नंबर, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, ये एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप बताइए, इस क्वेश्चन कराना जरूरी है? नहीं है ना, आप कर लेंगे, कर लेंगे ना। जैसे समझिए, ये फर्स्ट नंबर दिया है 12, 15 और 21, कराएंगे नहीं, खाली बता रहे हैं, ठीक है। तो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 15 का निकालिए, फिर 21 का निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा एचसीएफ हो जाएगा, उसके बाद एलसीएम के लिए कॉमन वाला लिख लीजिए, बाकी जितना बचा है सभी के लिए गुणा कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। बस इतना ही तो करना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, आगे ये आओ, इससे भाग जाता है सभी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 दो बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसको देखिए, ये कह रहा है कि एचसीएफ 306,657 और बराबर में है 9, ठीक। एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब देखिए, ठीक, कहने का मतलब यह है कि हमें दो को संख्या दिया है, एगो 306 दिया है और एगो 657 दिया है, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ हमें दिया है कि 9 है, हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया है, हमें इसका एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक। तो एकदम हलवा क्वेश्चन देखो, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, चलो जानते यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन से, अरे बोलिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल I=2 में क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना होता है। चला क्या होता है, यही ना होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कौन सी, एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम, है के है ना लिखिए।
चाहे के लिखिए। कान को सीधे पकड़िए, चाहे हाथों घुमा के पकड़िए, बताइए कहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इधर से मेहनत पड़ेगा, है ना, दूसरा कोई बात नहीं। देखिए, तो दो संख्या को गुणनफल, तो दोनों संख्या तो यही है ना, तो दोनों का गुणा में लिख दीजिए। 306 गुणे 657। इधर देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 9 है, एलसीएम कितना है 9 ही पता है, एलसीएम में तो निकालना है सर, एलसीएम में निकालना है ना, 9 तो भेज दीजिए इधर, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ठीक, टूटना नहीं तो, ठीक है। हाँ, तो 9 को इस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, चला बोलिए, 306 गुणे ये हो गया 657। अब बाटा में है इधर 9 आएगा, तो 9 उधर गुणा में है ना, तो इधर बाटा में हो जाएगा, और इस साइड बच गया एलसीएम। देखिए तो 9 से कौन कट जाएगा जी, हाई कट जाएगा, खाई कट जाएगा, कोनो तो कटना चाहिए ना, हाँ, कोनो कटा देंगे। जैसे ये 9 3 27 हो जाएगा, तो 3 0 9 चौके 36 हो तो गया, 9 3 27 और 9 चौके 36 कट गया। अब इसी का गुणा कर लीजिए, इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए, तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 34 गुणे 657, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 657 में 34 से गुणा कर लीजिए, तो 4 7 28 हो जाएगा, हर से 2, 4 5 20 2 22, फिर 2 हो गया, 4 6 24 2 26, 3 से कीजिए, 3 7 21, हर से 2, 3 5 15 2 17, और 3 6 18 1 19, सबको जोड़ लीजिए, 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी कि आ गया 22 338। कितना आ गया बाबू, ये रफ कार्य है, ठीक है, हाँ, इसमें नहीं मिलाना है, ठीक, 22 338। और क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था, हो तो गया, यही तो इसका एलसीएम है, यही क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो देखिए, जब एचसीएफ दिया हो एलसीएम निकालना हो, चाहे एलसीएम दिया हो एचसीएफ निकालना हो, चाहे एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो और एक संख्या दिया हो दूसरा संख्या निकालना हो, ठीक है, इन सभी कंडीशन में यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, यही यूज होता है, ठीक, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां गए, यहां तक हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, उदाहरण है, ठीक, आपके बुक का क्या है, उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, ठीक है, इस पर हमें विचार करना है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है बाबू, प्राकृत संख्या है। आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, या आकार चुना हुआ है, ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। यानी कहने का मतलब, देखिए, कहने का मतलब यह है कि 4 के पावर, विस्तार से लीजिए, नहीं तो आप समझेंगे नहीं, ठीक है, देखिए विस्तार से लीजिए, ठीक, यहां देखिए, n कह रहा है कि प्राकृत संख्या है, ठीक है, हाँ, तो n का मान हम लोग का 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट रख देंगे, है ना, जो इच्छा करेगा उसको हम लोग रख देंगे, ठीक, हाँ, n का ये समान हम लोग रख देंगे, इसलिए यहां माना लिख लीजिए कि माना n इक्वल टू इतना है, ठीक है, हाँ, इसलिए कि देखिए, हम लोग को खुदे कहा है कि n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या आपको हम पढ़ाए थे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि n की जगह पे ये समान हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जांच करना है, क्या करना है बाबू, जांच करना है, किस चीज का जांच करना है, चला बोल दीजिए तो, अरे सुंदर सुंदर मुखड़ा लेकर बोलिए ना, किस चीज का जांच करना है, जांच ये करना है ना कि 4 का पावर जो n है, 4 का पावर जो n है ना, ये 0 पे कब समाप्त होगा, यानी n का मान 1 रखेंगे तो खत्म होगा, कि 2 रखेंगे तो होगा, 3 रखेंगे तो होगा, कि 4 रखेंगे तो होगा, यानी कि किस मान पर इसका अंत 0 पे होगा। अंत 0 पाने का मतलब देखिए, जैसे ऐसे खूब लिख दिए, लास्ट में 0 लगा दिया, तो ये संख्या किस पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है, 2 3 5 7 0, ये संख्या किस पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है, लेकिन 3 2 5 6, ये संख्या किस पे खत्म हो रही है, 6 पे खत्म हो रही है। तो हमें दिखाना है कि 0 पे खत्म होना चाहिए, यानी कि ये मान रखने के बाद कुछ होगा उससे मतलब नहीं है,
लास्टवा में 0 आना चाहिए, बुझे? लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्लास ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है तो वो एकदम सब्र करके बैठना है, ठीक है? इसलिए कि हम लोग आज इस एक्सरसाइज को 1.2 को खत्म करेंगे। ठीक, कभी कभी लंबा वीडियो भी आ जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। ठीक है, हाँ, आज 1.2 यदि कंप्लीट हो जाता है, ठीक, तो कल 1.3 हम लोग शुरू कर देंगे। तो बढ़िया है ना कि चैप्टर 1 जल्दी कंप्लीट होगा, चैप्टर 2 पे हम लोग जल्दी जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए। ठीक, जांच करना है। क्या जांच करना है? चलो जांच वही करना है कि जब n का मान, क्या लिखा रहा है जी? देखिए कोई बात नहीं, देखिए जब n का मान 1 लेते हैं तब 4 के पावर 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा? 4 होगा। 4 के पावर a का मतलब कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए, जब n का मान हम 2 लेते हैं, यहीं से मान लेना है सब, पहले 1 लिए अब 2 ले लिए, तो 4 के पावर जब 2 रखेंगे तो 4 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा? 16। ये भी 0 नहीं है। जब आगे और रखते जाइए, जब n इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर भी 0 नहीं आया। फिर लिखते हैं कि जब n का मान क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, तब 4 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा। तो इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 216 होता है। कितना होता है? चला 216 होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब यही है, समझिए बात को। कहने का मतलब कहने का मतलब और चेला कहते हैं, गलत नहीं लीजिएगा। ठीक है, हाँ, वो प्यार से बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो कहने का मतलब बाबू यही बात है कि 4 के पावर में आप कुछ रख दीजिए, 4 के पावर में आप 100 रख दीजिए, 200 रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, 1 लाख रख दीजिए, आप कुछ रख दीजिए, ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझ में आ रहा है? 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो 2-4 को एग्जांपल देके आपको दिखा देना है, और दिखाने के बाद लास्ट में लिख देना है कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बोलिए, बात समझ में आया? ठीक है, हाँ, आप यहां ये जो 4 के पावर 4 लिखे है ना, यहाँ 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए। ठीक है, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही चीज हमें दिखाना था। ठीक, सबसे आसान सा मेथड यही है। एक और इसका मेथड है, ठीक, उसको बता दे बता दे उसको। देखिए, चाहे छोड़ दीजिए उसको, उस मेथड को छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, ये वाला सबसे आसान है। ठीक, कि आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 5 है और वो उदाहरण नंबर 5 था। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, वही चीज है, सेम टू सेम। तो वही चीज हम लोग यहां भी करेंगे कि माना, क्या करेंगे? माना। यहां पे गलत किए थे क्या? यहां गलत किए थे क्या? यहां कुछ गलत, यहां 216 आएगा, 64 में 4 से गुणा करें, 4 चौके 16 और 4 6 के 24 1 25, 256 आएगा ना। कितना आएगा बाबू यहां पे? यहां 256 आएगा। ठीक है, हाँ, यहां मिस्टेक हो गया था, अभी मिस्टेक नहीं है। 4 चौके 16 1 4 से 24 से 25 ना। ठीक है, ठीक, 216 मिस्टेक हो गया था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, तो यहां भी हम लिख दिया माना। ठीक,
और n कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ हो लिए, है ना, आप लिख लीजिए। इसलिए कि जब प्राकृतिक संख्या है तो गिनती की संख्या ही लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जांच। क्या करेंगे बाबू, जांच, ठीक है। तो जांच करेंगे तो सेम वही चीज लिखेंगे कि जब, बार बार ब्रैकेट यहीं पे दे रहे हैं जी हम, जब n का मान हम 1 लेंगे, ठीक, और इसमें 6 के पावर n कर रहा है ना, तो जब n का मान हम 1 लेंगे तो 6 के पावर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान कितना होता है 6। फिर जब n का मान हम लोग चला 2 लेंगे तो 6 के पावर 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 6 6 के 36। ऐसे ही जब n का मान हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, यानी 6 6 के 36 6 के 216 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब n का मान हम लोग 4 लेंगे तो 6 के पावर 4 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 6 6 के 36 और 6 3 9 और 6 2 12 यानी 12 96 हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी मान लेने पर ये जो संख्या है, ठीक, ये 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि लास्ट में इसके 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी संख्या लेने पे जब 0 नहीं आ रहा है तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक, और ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। हाँ, एक और मेथड है लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाइए, ठीक। हाँ, कभी इच्छा करेंगे बता देंगे, चाहे आपको वो सीखना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, 2 लाइन का ही है बस, ठीक है। हाँ, लेकिन सीखे नहीं, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। चलिए, आज तो हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं है, अरे आओ ना रे, भाग जाता है, बहुत पढ़ना है हम लोग को। तो ये 5 हो गया, हाँ, ये 6 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक। खाना वाना खा के बैठे हैं ना आप लोग, पानी वानी पिए हैं, चलिए सब है तब ठीक है, कैसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्या पहले आप हमें पहले ये बताइए कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसका जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी जरूर कटे, ठीक है। यानी कि जिसका एक और खुद को छोड़ के कोई और अभाज्य गुणनखंड जरूर हो, ठीक। जैसे समझिए, जैसे ये 2 है, 2 अभाज्य संख्या क्यों है, इसलिए कि 2 1 से कटता है नहीं तो खुद से कटता है, ठीक। 4 भाज्य संख्या क्यों है, इसलिए कि 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटता है, इसी वजह से ये भाज्य संख्या है। यानी कि इसका यदि अभाज्य गुणनखंड यदि हम 2 का लिखें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा, यानी एक ही को अभाज्य गुणनखंड होगा इसका, ठीक है। लेकिन 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखे ना तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझे ना। ये 4 दूनी 8 होता है ना, यह कमा दीजिए, ठीक है। तो ये 2 और 4, ठीक है, ये 2 संख्याओं से मतलब कट सकता है, कौन, ये 4 2 संख्याओं से विभाजित हो सकता है, इसी वजह से ये भाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी हम लोग को क्या कर देना है, इसको भी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें ला देना है। किसको ला देना है बाबू, किसको ला देना है, किसको ला देना है, इसको, ठीक है। इसमें 2 को पार्ट है, ठीक। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसका पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, तो देखिए ये यहां से यहां तक एक ही चीज है ना, गुणा में दिया है ना, यानी कि यहां से यहां तक ये सब एक में है, और यहां प्लस दिया है तो ये वाला अलग है। ठीक है, तो ये एक अलग संख्या हो गया और ये अलग संख्या हो गया। ठीक है, हाँ, तो दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो इस संख्या में देखिए, इस संख्या में 13 दिख रहा है आपको और इधर भी 13 है, इसका मतलब कि इन दोनों में से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 कॉमन करें तो यहां बच गया 7 गुणे 11 गुणे ये 13, तो कॉमन हो गया ना, 1 बच गया, और फिर प्लस में यहां क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब कीजिए, तो ये 13 इससे गुणा कीजिए, 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7, यहां गलत कर दिए ना हम लोग, यहां गलत कर दिए ना, देखिए समझिए, जब 13 कॉमन लिया तो इधर 7 हो गया, ये 11 हो गया और 13 निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये प्लस में यहां ये 13 निकल गया ना, यहां कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका गुणा कीजिए, ये 11 7 कितना हो जाएगा, 77, और प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो ये 13 गुणे 77 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, 77 और 1 कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 गुणे 78 हो गया। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका देखिए, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट। ठीक है, हाँ, सेकेंड पार्ट में ये वाला चीज है। ठीक, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, ये है। ठीक, तो इसमें देखिए यहां से यहां तक ये गुणा दिया है, यानी कि ये एक संख्या है, और ये प्लस में अलग दिया है तो ये एक संख्या है। ठीक है, हाँ, तो यहां से यहां तक में देखिए 5 है और यहां भी 5 है, यानी कि इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया 7 गुणे 6, 5 निकल गया तो खत्म। ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस ये 5 निकल गया, तो यहां कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये 5 हो गया, इस सगरी गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 दूनी 6 चौके 24 और ये 7 छके 42, 42 में 24 का गुणा कर लीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो ये 8 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, 8 से 1, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1008 हो गया, 1008, और फिर प्लस में ये क्या है, 1 है। ये 5 गुणे इसको 1009 लिख सकते हैं, यहां पे गुणा सही किया ना। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो संख्या था ना, ये जो संख्या था, इसको भी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, इस संख्या को दो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना, और इसको भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, लिख दिए ना। ठीक है, तो जब किसी भी संख्या को ऐसे दो, ठीक है, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में यदि लिखा जा सके ना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं बताइए। यदि किसी भी भाज्य संख्या, किसी भी संख्या को यदि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें तो उस संख्या को क्या कहेंगे बताइए, तो उस संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में, तो देखिए तो इसको भी लिख दिए और इसको भी लिख दिए। ठीक, हाँ, लास्ट में लिख देंगे कि अतः इन संख्याओं को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यहां चुकी लिख दीजिए। ठीक है, लिखा जा सकता है, और लास्ट में लिख लीजिए अतः, यहां नहीं लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए, नीचे से लिखिए
यानी अतः यह भाज्य संख्या है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हाँ, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया, इसी वजह से ये क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बाबू, भाज्य संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गया आपको? चलिए बताइए, या इसको लिखने का और भी तरीका है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, हाँ, मानने के बाद जो है कि ऐसे लिख लीजिए और लिखने के बाद लास्ट में इस चीज को लिख दीजिए। जैसे लिखना ये सब सेम है ना, सिर्फ यहां मानना होता है। ठीक है, कि माना ए इक्वल टू इतना, और यहां भी माना लिख के बी इक्वल टू इतना। ठीक है, ऐसे लिख लिए। लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं कि चूंकि ए और बी को किसी और संख्या से भी भाग दिया जा सकता है, अतः ये भाज्य संख्या है। ऐसे भी बनाने का तरीका है। ठीक, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन था ना, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचना चाहिए। हाँ, एक ही क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जाए खुशी हो रहा है कि चलिए, है ना, इतना देर से जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अब उस क्लास का समापन मतलब होने वाला है। आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं कि 1.2 हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं आज। ठीक है, हाँ, तो 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, ठीक, कोई खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान के गजब हाल है, गजब हाल है इन लोगों का। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, तो कोई खेल का मैदान है। ठीक है, ऐसे गोलाकार है। ठीक, हाँ, तो यही कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है बाबू? वृत्ताकार, इस टाइप का। ठीक है, आय कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं। देखिए, है ना, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये किसी और कलर से करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। ठीक, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है बी, यहां ले लेते हैं, ये सी है और ये है डी। ठीक है, 4 पॉइंट ले लिए। ठीक, अब सोनिया पॉइंट ए से दौड़ना शुरू करती है, बी पार करती है, सी पार करती है, डी पार करती है और फिर ए पर आती है। ठीक है, यानी एक चौकर लगाती है ना, चला एक चौकर लगाती है तो 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रॉबी को 12 मिनट लगते हैं। बड़ा तेज आदमी है। सोनिया 18 मिनट में दौड़ती है और रॉबी 12 ही मिनट में दौड़ जाता है। यानी रॉबी ए से शुरू करता है, फिर ए पे पहुंचता है कितने देर में? 12 मिनट में। यानी सोनिया से 6 मिनट कम में टाइम लेता है। कौन? रॉबी। ठीक है, आगे समझिए। आगे कह रहा है कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, हाँ, देखिए, एक ही समय से, यानी यहां से जब चलना शुरू किया, ठीक है, तो एक ही समय पर चलना शुरू किया और एक के साथ एक ही समय पे दोनों दौड़ना शुरू किया। एक ही साथ एक ही समय पे ये दोनों के दोनों दौड़ना शुरू किया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताइए कि पुनः वे कितना मिनट बाद इसी बिंदु पर मिलेंगे, यानी बिंदु ए पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, बात समझिए, यहां समझिए, है ना, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना समय लेगी? कितना समय ले रही है? 18 मिनट लगा रही है बाबू। कितना मिनट लगा रही है? 18 मिनट लगा रही है। ठीक है, हाँ, ये सोनिया है
जो एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है, ठीक है। और रवि कितना लगा रहा है, तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है बाबू, ये है 12 मिनट। कितना है, 12 मिनट है, 12 मिनट है। देखिए बात समझिए, ठीक है। देखिए ये दोनों यहां से ऐसे दौड़ना शुरू करता है, देखिए सोनिया दौड़ेगी तो सोनिया तो 18 मिनट में नहीं जा पहुंचेगी, ठीक है, सोनिया 18 मिनट में पहुंचेगी, ठीक है, लेकिन रवि 12 मिनट में पहुंच जाएगा। यानी सोनिया दौड़ते हुए अभी यहां तक पहुंची रहेगी तले, तो रवि यहां पहुंच जाएगा। फिर रवि यहां से दौड़ते हुए यहां पहुंचेगा, तब तक सोनिया दौड़ कर भी यहीं पहुंचेगी, ठीक है। ऐसे होता रहेगा। तो कितना समय बाद वे दोनों फिर पुनः, ठीक है, इस बिंदु पर फिर मिल जाएंगे, ठीक है, यही चीज निकालना है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान है, तो ध्यान करते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां से लिखेंगे हम लोग, नाउ पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय इक्वल टू, देखिए जो समय ये निकालना है ना कि दोनों पुनः इसी समय पे कितना समय बाद मिलेंगे, सबसे कम वाला समय बताना है, ठीक है। तो कितना समय उनको लगेगा, ठीक है, उस समय निकालने के लिए ये जो इनका समय है ना कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा ना वही क्या हो जाएगा बाबू, वही हो जाएगा इन दोनों का इस बिंदु पर मिलने वाला समय, ठीक है। हाँ, तो लिख देंगे कि 18 और 12 का एलसीएम इक्वल टू 18 का 12 का एलसीएम, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकाल देना होगा, एलसीएम निकाल देना होगा 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 18 और 12 है ना, तो 18 का 12 लिख लीजिए, ऐसे ही निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यदि आपका इच्छा करे तो आप भाज्य गुणनखंड विधि लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, कटेंगे 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, अब तो कटेगा नहीं ना। हाँ, तो गुणा कर लीजिए कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 हो गया, यानी कि 2 3 6, 2 3 6, 36 18 दूनी 36, ठीक है। हाँ, 36 आ गया ना, तो लिख देंगे अतः सोनिया और रवि, ठीक है, यानी यहाँ 36 आया, इसका मतलब 36 मिनट के बाद में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो वही लिखेंगे कि अतः सोनिया और रवि दोनों पुनः 36 मिनट बाद, दोनों पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा क्लास हम लोग कर लिए, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ आज हम लोग देख भाग जाता है ना, यही समस्या है, ठीक है। हाँ, बहुत सारा ये, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 2 था, ठीक है। हाँ, वही देख रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ, बाकी सब पे चर्चा कर ही दी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो हम लोग का ये एक्सरसाइज 1.2 जो है, ये यहां से होता है बाबू खत्म, यहां से ये क्या हो गया, ये हो गया खत्म, ठीक है। यानी पार्ट 5 में, यानी 5 को क्लास चैप्टर 1 से आया, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि कल जो क्लास आएगा इसका, ये मैथ का जो कल क्लास आएगा वो एक्सरसाइज 1.3 आएगा। और बाबू ध्यान रखिएगा
कि 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल वाला क्लास एकदम करना है, ठीक है। और कल वाला क्लास आप कीजिएगा तो रूट वाली जितनी संख्या होती है वो परिमेय संख्या क्यों होती है ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत अधिक लंबा हो गया, तो फिर मिलते हैं, है ना, अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।